दिल्ली में कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 14,000 के पार पहुंच गया है। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 635 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि 15 मरीजों की मौत हो गई है। तो दिल्ली में ये लगातार आंकड़े बढ़ने की ओर इशारा करते हुए और ये बताते हुए कि किस तरह मुश्किलें बढ़ रही हैं। दिल्ली में कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 14,000 के पार पहुंच गया है। दिल्ली में 24 घंटों में कोरोना के 635 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि 15 मरीजों की जान चली गई है। वारंगल में एक कुएं से 9 लोगों की लाश मिलने की गुत्थी आखिरकार पुलिस ने सुलझा ली है। छानबीन के बाद पुलिस इस नतीजे पर पहुंची कि कुएं में मिले सभी 9 लोगों ने खुदकुशी नहीं की थी, बल्कि एक सोची समझी साजिश के तहत उनकी हत्या की गई थी। पुलिस का कहना है कि ये वारदात संजय यादव नाम के एक शख्स ने 20 मई को अपने साथी ऑटो ड्राइवर के साथ मिलकर अंजाम दी। मारने से पहले सभी 9 लोगों को कोल्ड ड्रिंक में बेहोशी की दवा मिलाकर पिला दी गई और फिर उन्हें जिंदा ही कुएं में फेंक दिया। पुलिस के मुताबिक संजय यादव ये वारदात आपसी रंजिश की वजह से अंजाम दी। हत्या के आरोप में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। बिहार के दानापुर में प्रवासी मजदूरों ने जमकर हंगामा किया है। प्रवासी मजदूरों ने आरोप लगाया कि उन्हें खाना और पानी नहीं मिल पा रहा है। लोगों ने दावा किया कि ट्रेनों के बारे में भी सही जानकारी नहीं बताई गई, जिसके बाद लोगों ने हंगामा शुरू किया। हालांकि पुलिस ने उन्हें समझाने की कोशिश की, इसके बावजूद लोगों का हंगामा जारी रहा। तो बिहार के दानापुर की तस्वीरें, ये मजदूर लगातार ये मांग करते हुए कि उन्हें ट्रेनों की सही जानकारी दी जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और ये भी उन्होंने आरोप लगाया कि खाना पीना भी नहीं उन्हें मिल पा रहा है। ऐसे में वो करें तो करें क्या। उन्होंने काफ़ी हंगामा इस दौरान किया। उन्होंने कहा कि कृपया करके ये सही जानकारियाँ तो हमसे साझा करें, ताकि हम अपने घरों तक जल्द से जल्द पहुँच पाएँ। व्यवस्था नहीं है, भूखे प्यासे या तड़प रहे हैं। ना गाड़ी है, कहीं जा सकते हैं, न पैदल जा सकते हैं। कोई भी सुविधा नहीं है, नहीं पानी मिला, नहीं घर जाने का मिला, कुछ भी नहीं मिल रहा है सर। हम लोग बहुत परेशान है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को धमकी मामले में एक और आदमी को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी नासिक से हुई है, जिसे महाराष्ट्र एटीएस और यूपी एसटीएफ ने अंजाम दिया है। इससे पहले कल मुंबई से कामरान नाम का आरोपी गिरफ्तार हुआ था। तो लगातार इस तरह की धमकी की जानकारी आ रही थी और उसके बाद तुरंत एक्शन लिया गया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का ये धमकी का मामला, जिन्हें धमकी दी जा रही थी, और इस मामले में एक और गिरफ्तारी हुई है। वो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जिसकी गिरफ्तारी हुई है। ये गिरफ्तारी नासिक से हुई है, जिसे महाराष्ट्र एटीएस और यूपी एसटीएफ ने अंजाम दिया है। इससे पहले कल मुंबई से कामरान नाम का आरोपी गिरफ्तार हुआ था। देश भर में भीषण गर्मी के बीच आसमान से आग बरस रही है। पारा चढ़ता जा रहा है और तापमान बढ़ता जा रहा है। चिलचिलाती धूप और लू के थपेड़ों से लोग बेहाल हो गए हैं। रविवार को देश भर में राजस्थान का चुरू सबसे गर्म रहा, जहां पारा 47 डिग्री के पार पहुंचा, जबकि हरियाणा में नारनौल सबसे गर्म रहा, जबकि महाराष्ट्र में अकोला में पारा 46 डिग्री को पार कर गया। मौसम विभाग के मुताबिक फिलहाल गर्मी से राहत मिलने की कोई संभावना नहीं है, बल्कि कई इलाके लू की चपेट में आ सकते हैं। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का अनुमान है कि उत्तर भारत के कई इलाकों में लू चलने की संभावना है। कोरोना महामारी के बीच राजस्थान भीषण गर्मी में तप रहा है। जयपुर शहर में मुख्य चौराहों पर फव्वारे चलाए गए हैं, ताकि गर्मी से राहत मिल पाए। शहर की सड़कों पर गर्मी की वजह से सन्नाटा पसरा हुआ है। पिछले 2 महीने से देश कोरोना से जूझ रहा है, लेकिन कोरोना के बीच में अब भीषण गर्मी का दौर शुरू हो गया है। जयपुर के स्टैचू सर्किल पर आप देखिए तस्वीरों में कि इस वक्त सर्किल के ऊपर यहाँ पर फव्वारे शुरू हो गए और पानी देने का काम शुरू हो गया, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। हालांकि सड़कों पर सन्नाटा है, वैसे ही भीड़ नहीं है, और उसके बाद में अब गर्मी की वजह से ज़्यादा मुश्किल आ रही है। हालांकि लॉकडाउन में छूट की वजह से लोग अपने अपने दफ्तर भी जा रहे हैं, काम पर जा रहे हैं, लेकिन गर्मी परेशान कर रही है। राजस्थान के 5 डिवीज़न के अंदर गर्मी का अगले 5 दिन के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है।
काफ़ी लोग हमारे साथ हैं। आप बताएं क्या यहाँ पर ये फव्वारे क्यों चालू किए आपने? ये आप देखिए कि कई लोगों में ये है कि गर्मी से कोरोना कम होता है, लेकिन अभी तस्वीर सूरत हाल ऐसा कहीं नज़र नहीं आ रहा है। जयपुर की सड़कों पर सन्नाटा है, वीरानी है। कुछ लोग सुबह सुबह दफ्तर ज़रूर जा रहे हैं, लेकिन अब जैसे जैसे दिन चढ़ेगा वैसे वैसे गर्मी का दौर बढ़ता जाएगा। दिल्ली में गर्मी सुबह से कहर बरपा रही है। सड़कों पर निकले लोग परेशान हैं गर्मी से और बचने के लिए छांव वाली जगहों की तलाश कर रहे हैं। दिल्ली में सुबह से गर्मी सितम ढा रही है। इस समय हम नई दिल्ली इलाके में हैं और आप देख सकते हैं गर्मी का जो सितम है यहाँ पर जो दुकानदार हैं उन पर भी देखा जा सकता है, क्योंकि सुबह से ये लोग 2 वक्त की रोटी के लिए दोपहर की धूप तक खड़े रहते हैं। लेकिन क्या इस वक्त की जो गर्मी है, लगातार आप लोग 3-4 दिन से देख रहा हूँ खड़े हैं यहाँ पर, किस तरह का गर्मी से लग रहा है कि गर्मी ज्यादा है या कस्टमर है नहीं है? कस्टमर तो बिल्कुल है ही नहीं सर जी, गर्मी बहुत है। हाँ। बहुत गर्मी। कैसे गर्मी में क्या करते हो? पानी पीते हैं? कैसे आप? सर जी पानी पीना है सर जी, क्या करें, पेट के लिए तो करना ही पड़ेगा। हाँ। क्या किया जाए। अब गर्मी में लोग क्योंकि सड़क पर कम निकल रहे हैं, आप लोग भी राहगीर हैं यहाँ पर लेने के लिए आए हैं कुछ? हाँ सर, अब यहाँ निकलते हैं। अब जैसे प्यास लग गई सर, हम खड़े होकर पानी पी लिए और क्या मिलेगा, ना खाने कोई सामान है ना कुछ है। दिल्ली की गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। बढ़ती जा रही सर, लगातार बढ़ रही है। तो दिल्ली में जो है आज का जो तापमान है सुबह 34 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन ये माना जा रहा है कि 46 को आज वो पार करेगा। महाराष्ट्र के अकोला में पारा 46 डिग्री तक जा पहुंचा है। चिलचिलाती धूप में लोग बुरी तरह परेशान हैं और बहुत सारे लोग जो इस लॉकडाउन के दौरान भी घर से बाहर निकल रहे हैं वो एहतियात बरतते हुए पहले ही निकल रहे थे, लेकिन अब तो बचाव इस तपती गर्मी से भी करना है। महाराष्ट्र के अकोला की ये तस्वीरें हैं जहां 46 डिग्री तक तापमान पहुंच गया है। चिलचिलाती धूप है, लोग बहुत परेशान हैं क्योंकि काम के लिए कुछ ना कुछ सामान लेने के लिए या फिर कोई ऐसा ज़रूरी काम जिसके लिए बाहर निकलना है, ऐसे में ये परेशानी धूप और बढ़ा रही है। राजस्थान के जैसलमेर में चिलचिलाती धूप और तपती रेत के बीच भारत की सुरक्षा बल के जवान पूरी तरह मुस्तैद हैं। शहर से सरहद तक पुलिस और सीमा सुरक्षा बल के जवान कोरोना के साथ साथ गर्मी से बचने का उपाय करते हुए अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद हैं। मध्य प्रदेश में गर्मी से हाल बेहाल है। भोपाल में पारा 44 डिग्री के पार जा पहुंचा है। खजुराहो में तापमान 46 डिग्री पर है। मध्य प्रदेश के 1 दर्जन से ज्यादा जिले लू की चपेट में हैं। मौसम विभाग ने 11 जिलों में लू चलने के बारे में येलो अलर्ट जारी किया है। लोगों को लगातार पानी पीने और सूरज की किरणों के सीधे संपर्क में न आने की सलाह दी गई है। एक तो कोरोना, ऊपर से गर्मी ने किया बुरा हाल। भोपाल में एमपी नगर इलाके में इस वक्त देखिए आप, ये दुकान है जिसमें गन्ने का रस मिलता था, लेकिन बाकायदा जो चरखी है गन्ने की बंद पड़ी है और चूंकि कोरोना की वजह से बाजार बंद हैं। जो नींबू की शिकंजी होती थी उसका जो मजा होता था गर्मी में, क्योंकि भोपाल में जो पारा है वो 44 डिग्री को पार कर चुका है। मध्य प्रदेश में खजुराहो एक ऐसा इलाका है जहां 46 डिग्री पर जो पारा है वो पहुंच चुका है। तो मध्य प्रदेश के 12 जिले जो अभी मौसम विभाग ने बताया है कि उनमें लगातार लू चल रही है और लू की वजह से आने वाले 5-6 दिनों के लिए भी मौसम विभाग का कहना है कि लगातार हालात अभी गर्मी से लोगों को जूझना है। आप लोगों की ड्यूटी और कठिन हो गई गर्मी की वजह से। गर्मी की वजह से तो हुई है, ड्यूटी तो करनी पड़ेगी। देखिए आप, कोरोना में यहाँ पर तमाम लोग जो पुलिस के लिए बीते 2 महीने बड़े मुश्किल भरे दिन थे, लगातार दिन रात की ड्यूटी लोगों, क्योंकि भोपाल में अभी भी रेड जोन में है, तो रेड जोन में जाहिर तौर पर बाजार भोपाल में सिर्फ ज़रूरी दुकानें खुलती हैं। आप लोगों की ड्यूटी, ये गर्मी देखिए, आपने छाता लगा के रखा है, बड़ा मुश्किल है। अब तो पारा 44 पार कर गया सर है, लेकिन ड्यूटी तो करनी पड़ेगी क्योंकि देश भर में भीषण गर्मी के बीच चिलचिलाती धूप और लू के थपेड़ों से लोग बेहाल हैं। इस बीच मौसम विभाग का अनुमान है कि 29 मई को दिल्ली, एनसीआर समेत उत्तर भारत में बारिश होने की संभावना है, जिससे इस भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिल सकती है। तो इस तपती धूप से जुड़ी हुई खबरों के बीच ये खबर जरूर राहत पहुंचा सकती है कि 29 मई को दिल्ली, एनसीआर समेत उत्तर भारत में बारिश होने की संभावना है। और ये भी कहा जा रहा है कि इससे भीषण गर्मी से राहत मिलेगी, लेकिन अगर गर्मी कम हुई तो वो उमस, अगर बारिश कम हुई तो वो बारिश उमस बढ़ाने का भी काम कर सकती है। तो महत्वपूर्ण तारीख ज़रूर है, लेकिन अभी फिलहाल राहत के कोई आसार नहीं दिख रहे हैं।
हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं आर.के. जानमनी, जो कि वैज्ञानिक हैं मौसम विभाग के। सर, रेड जोन अब दिल्ली को घोषित किया गया है, कब तक ये लू लगातार जारी रहेगा? कब से लोगों को राहत मिलना शुरू होगा? जैसे आज थर्ड डे है, मतलब जो टेम्परेचर जो 44, 45, एक दिन 46 परसों चला गया था। कल थोड़ा कम हुआ है, बट इतना सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन आज वही रहेगा। तो 28 को जो है 28 तक हम लोग रेड जोन में रखे हैं, मतलब जो है सीवियर हीट वेव रहेगा, पूरा एनसीआर है। 29 को बारिश होगा तो 29 में चला जाएगा, 29 में टेम्परेचर 40 का नीचे आ जाएगा। ये दिल्ली का बात है। बाकी जो हिस्सा है, जैसे उत्तर भारत में जो काफ़ी जगह में फैला हुआ है, जैसे राजस्थान पूरा है, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, आगरा, इलाहाबाद, सब जगह में 45, 46 है। कहीं मतलब कहीं आप दूर दूर इलाका, जैसे महाराष्ट्र का भी बहुत सारा जगह में 45 है, अमरावती से लेकर के। और विदर्भ में ज़्यादा स्टेशन जो है मोर देन 45 है। मानसून कब से शुरू हो जाएगा? मानसून जो है अभी दक्षिण भारत में आपको मालूम होगा कि जो केरला है वहीं से शुरू होता है। केरला हम लोग 1 से 5 जून टच करेगा, बॉम्बे तक आएगा। सो टाइम है उत्तर भारत के लिए, तो जून का एंड में होता है। थैंक यू सर। तो मौसम विभाग के मुताबिक 29 तारीख को, आने वाले 29 तारीख को दिल्ली एनसीआर में बारिश हो सकती है। केवल दिल्ली एनसीआर में ही नहीं, उत्तर भारत के भी कई इलाकों में बारिश हो सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट जयपाल रावत के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। तो 29 तारीख तक पहुंचने में भी अभी 4 दिन है, जिसमें भीषण गर्मी का सामना करना पड़ेगा उत्तर भारत के लोगों को। इधर कश्मीर घाटी के कुलगाम जिले में सुरक्षा बल ने अंसार गजवत का नामी आतंकी आदिल अहमद मारा गया है। मुठभेड़ में 2 आतंकियों को मार गिराया गया। 2 आतंकियों को मार गिराने के बाद सुरक्षा बल का सर्च ऑपरेशन पूरा हुआ। कश्मीर पुलिस के ट्वीट के मुताबिक कुलगाम के खुद हाजीपुरा गांव में एनकाउंटर में मारे गए आतंकियों के पास से भारी गोला बारूद बरामद हुआ। हालांकि अभी तक आतंकियों की पहचान नहीं हो पाई है। गांव में सर्च ऑपरेशन अब भी जारी है। दरअसल सेना, सीआरपीएफ और पुलिस ने मिलकर कुलगाम जिले के खुद हाजीपुरा गांव में घेरा लगाकर सर्च ऑपरेशन शुरू किया था। खबर मिली थी कि इस गांव में सीमा पार से आए आतंकवादी छुपे हुए हैं। सुरक्षा बल के सर्च ऑपरेशन के दौरान ही आतंकवादियों की तरफ से फायरिंग शुरू कर दी गई, जिसके बाद ही सुरक्षा बल ने पूरे इलाके को घेर लिया था। भारत चीन सीमा पर चल रही तनातनी के बीच एलओसी पर पाकिस्तान ने फायरिंग तेज कर दी है। बताया जा रहा है कि भारत को चीन के साथ सीमा पर उलझा देखकर पाकिस्तान आतंकियों की घुसपैठ कराने की फिराक में है। सूत्रों के हवाले से मिली खबर के मुताबिक पीओके में लॉन्च पैड में सैकड़ों की संख्या में मौजूद हैं आतंकी, और सूत्र ये भी बता रहे हैं कि लश्कर, जैश, हिजबुल और अल बद्र के आतंकियों का पीओके में जमा पड़ा है। लश्कर के 6 आतंकियों का एक ग्रुप मच्छल सेक्टर के दूसरी ओर पीओके से घुसपैठ की फिराक में है, जबकि गुरेज सेक्टर से हिज्ब के 12 आतंकियों का एक गुट भारत में दाखिल होने की फिराक में है। लश्कर और अल बद्र के 11 आतंकी 2 अलग अलग ग्रुप में तंगधार की दूसरी ओर लॉन्च पैड में भारत में घुसपैठ की ताक में है। एक अहम मुद्दा जो आज गर्म है वो ये कि एनसीपी ने भी ट्रेनों के मुद्दे पर उद्धव को क्यों घेरा। ये सवाल इसलिए क्योंकि मजदूरों के लिए ट्रेनों पर रेल मंत्री पीयूष गोयल और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बीच मचे सियासी घमासान के बीच एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल रेलवे के साथ खड़े दिखे। उन्होंने साफ कहा कि रेलवे अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभा रही है और किसी को भी उस पर गलत टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। उद्धव और रेल मंत्री पीयूष गोयल के बीच इस सियासी उठापटक के बारे में जब प्रफुल्ल पटेल से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि रेलवे ऐसी मुश्किल के समय में भी बेहतरीन काम कर रहा है। महाराष्ट्र में एनसीपी कांग्रेस के साथ उद्धव सरकार में शामिल है। रेलवे मंत्रालय के सामने भी बहुत बड़ी चुनौती है कि इतने सारी ट्रेनें इतने पूरे देश में उपलब्ध कराना। आज के वक्त पे या उसमें कोई हम लोगों ने टीका टिप्पणी न करते हुए सभी लोग अच्छा काम कर रहे हैं, प्रशासन को एक दूसरे मदद कर रहे हैं। रेलवे मंत्रालय भी अपनी पूरी कोशिश कर रही है, इसकी हम सब लोगों ने उनकी सराहना करनी चाहिए और उनका धन्यवाद। और इसी खबर पर हमारे साथ मुंबई से अभिषेक पांडे जुड़ रहे हैं। अभिषेक, महाराष्ट्र में कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना की सरकार है, लेकिन इनके बीच लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन समय समय पर दिखता है और एक बार फिर दिख रहा है। अब रेलवे अच्छा काम कर रहा है या बुरा काम कर रहा है महाराष्ट्र सरकार की नजर में, ये साफ होना चाहिए। देखिए, महाराष्ट्र की नज़र में जैसा भी काम कर रहा हो, लेकिन एनसीपी की नज़र में जरूर अच्छा काम कर रहा है। ये बात खुद प्रफुल्ल पटेल ने कही है। और प्रफुल्ल पटेल
कोई एनसीपी के छोटे नेता नहीं है। शरद पवार के बाद नंबर 2 कहे जाते हैं। प्रफुल्ल पटेल ने कह दी जो बात, वो शरद पवार की बात मानी जाती है। यानी एक तरीके से प्रफुल्ल पटेल का ये बयान महाराष्ट्र सरकार के लिए एक सेटबैक है कि जो महाराष्ट्र सरकार लगातार केंद्र पर आरोप कर रही थी और शिवसेना के नेता लगातार केंद्र के ऊपर आरोप लगा, इस पूरे चीजों के दौरान अगर आपने ध्यान दिया होगा तो सिर्फ और सिर्फ शिवसेना के लोगों ने ही केंद्र पर आरोप लगाया ट्रेनें कम देने का। राज्य यानी एनसीपी और कांग्रेस की तरफ से कोई भी बड़ा नेता नहीं आकर ये कहा कि महाराष्ट्र में ट्रेनें कम दी जा रही हैं या ट्रेनें जितनी मांगी जा रही उतनी नहीं दी जा रही। यानी साफ है कि शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के भीतर किस तरीके से आपसी तनातनी चल रही है उसकी एक तस्वीर। दूसरी तस्वीर में आपको इसलिए दिखाना चाहूंगा कि फ्लाइट को लेकर के महाराष्ट्र सरकार के शिवसेना के मुखिया यानी उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि हम नॉर्म्स के आधार पर हम फ्लाइट को परमिशन दे रहे हैं। उसके ठीक पहले एनसीपी के लोग आकर कहते हैं कि हमें फ्लाइट नहीं ऑपरेट करनी है क्योंकि महाराष्ट्र में केसेस बढ़ रहे हैं। यानी एक दूसरे के ऊपर अभी केंद्र की बात दूर की है, लेकिन राज्य के भीतर किस तरीके से लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है। 3 पार्टियों की सरकार में एक पार्टी दूसरे पार्टी के ऊपर किसी बात को लेकर घेरती है, दूसरी पार्टी तीसरी बात को लेकर घेरती, यानी इसका मतलब पहले तो अपने भीतर ही कोऑर्डिनेशन कर लें, उसके बाद फिर केंद्र वर्सेस राज्य हो पाएगा। ये साफ स्थिति दिख रही है अभिषेक। और इससे पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने रेलवे पर महाराष्ट्र को कम ट्रेनें देने का आरोप लगाया था। उद्धव ठाकरे के मुताबिक महाराष्ट्र को रोज 80 ट्रेनों की जरूरत है, लेकिन उसे 35 से 40 ट्रेनें ही दी जा रही हैं। रोज 80 ट्रेनची मागणी करतोय, रोज 80 ट्रेनची मागणी करतोय की आम्ही सोय करायला तयार आहोत, आम्हाला ट्रेन्स द्या, पण रोजच्या 30 ते 40 म्हणजे अर्ध्या ट्रेन्स आपल्याला रोज मिळत आहेत। अर्ध्या 80 ट्रेन्स आपण रोज मागतोय, पण 30 ते 40 मिळत आहेत। ट्रेन्स आपली क्षमता आहे, तुम्ही ट्रेन्स आम्हाला द्या, आम्ही आमच्याकडनं सगळ्या ह्या मजुरांची आता आपण नीट व्यवस्था केलेली आहे, त्यांना व्यवस्थित त्यांची नोंदणी करून अत्यंत चांगल्या पद्धतीने आणि ते सुद्धा घरी परत जाताना आपल्या राज्य सरकारचा जय जयकार करत जात आहेत। महाराष्ट्र सरकार जिंदाबाद। अनिला जी आप हमारे साथ जुड़ रही हैं बीजेपी की तरफ से। अनिला जी, आज आप खुश हो सकती हैं कि महाराष्ट्र सरकार का कोई ऐसा उससे जुड़ा हुआ नेता, तो प्रफुल्ल पटेल जैसे जो कद्दावर एनसीपी के नेता कहे जाते हैं, वो कह रहे हैं कि रेलवे अच्छा काम कर रही है, तो इस बात को लेकर थोड़ी तो आप राहत महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि महाराष्ट्र तो हर बार ये खबर आती है कि भाई रेलवे बहुत खराब काम कर रहा है, केंद्र सपोर्ट नहीं कर रहा है और विमान के मामले में दबाव बनाया गया है। तो अब तो खुश हो सकते हैं आप कि कोई तो है जो आपकी बात को सहमति दे रहा है। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हूं, तो भारतीय जनता पार्टी की जो मानसिकता है उसके विषय में मैं आपको बता सकती हूं। चाहे वो रेल मंत्रालय हो, चाहे वो उड्डयन मंत्रालय हो, कोई भी मंत्रालय हो, जो हमारे मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री हैं, वो केवल और केवल अपना कर्म करते हैं, क्योंकि हम कर्म में विश्वास रखते हैं। और उसके बाद अगर कोई तारीफ करता है तो भी शर्मा थे, और अगर कोई बुराई करता है तो हम प्रयास करते हैं कि वो तारीफ में बदल जाए, पर फिर भी अगर वो बुराई करते हैं तो वो उनकी मानसिकता है। यहाँ हम लोग राजनीति बिल्कुल नहीं कर रहे, क्योंकि भारत के लिए, भारतीयों के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जो है कार्य कर रही हैं, चाहे वो केंद्र में हो और चाहे वो राज्यों में हो। ऐसे में अगर तारीफ मिलती है तो अच्छा तो लगता ही है जी। लेकिन अनिला जी, ट्रेनों को लेकर एक बड़ा आरोप आप पर लग रहा है, उद्धव ठाकरे खुद लगा रहे हैं कि भाई आपसे हमने जितनी ट्रेनें मांगी आपने हमें दी नहीं। आप कह रहे हैं कि ट्रेनें मांगी ही नहीं गई है हमारे साथ, लेकिन कुछ जगह से ये भी खबर आई कि बिन मांगे ही रेलवे ने ट्रेन दी। तो ये सामंजस्य की कमी किसकी तरफ से हो रही है और ऐसा क्यों हो ही रहा है? ऐसा होना ही नहीं चाहिए ना ऐसी स्थिति में। देखिए, ये बहुत चाइल्डिश टॉक है। अगर इस तरीके की बात अगर महाराष्ट्र सरकार करती है तो भी जो सरकारी महकमे होते हैं वो कुछ भी कोई भी ऑर्डर जो होता है वो, या कोई भी रिक्वेस्ट जो होती है वो ऑन पेपर्स होती है, ठीक है, मौखिक रूप से कुछ भी नहीं होता है। ऑन पेपर्स महाराष्ट्र सरकार दिखा देना। हाँ, ट्वीट डाल के वो बातें करते हैं। कोई भी सरकार क्या ट्वीट डाल के बातें करती है? महाराष्ट्र सरकार वो कर रही है। सीधी सी बात है, महाराष्ट्र सरकार की सबसे बड़ी मजबूरी, मुख्यमंत्री जी की सबसे बड़ी मजबूरी वो है कि आज वो उसी चीज से ग्रस्त हो। अनिला जी, हमारे साथ एनसीपी से मजीद मेमन भी जुड़ गए। मजीद जी, प्रफुल्ल पटेल कह रहे हैं कि रेलवे अच्छा काम कर रहा है, लेकिन आपके बाकी जो सरकार में लोग बैठे हैं वो कह रहे हैं कि सही काम नहीं कर रहा है। तो ये एक कोऑर्डिनेशन तो आप तीनों पार्टियों के बीच सरकार चलाते हुए भी होना चाहिए। ये ऐसा मतलब क्या माने,
जो महाराष्ट्र की जनता और बाकी लोग कि भाई रेलवे महाराष्ट्र में अच्छा काम कर रही है, बुरा काम कर रही है? देखिए, इसमें ऐसा है कि प्रफुल्ल पटेल कह रहे हैं रेलवे अच्छा काम कर रही है, सेना का या कोई और व्यक्ति कह रहा है कि रेल बराबर नहीं काम कर रही है, या उद्धव कह रहे हैं रेल बराबर। ये विवाद नहीं है यहाँ ये कि रेल अच्छा काम कर रही है या नहीं। पॉलिसीज पर हम ये कहना चाहते हैं कि जहाँ तक के रेलवे की व्यवस्था करनी थी, मेरा ये मानना है कि रेलवे की जहां व्यवस्था करनी थी पहले लॉकडाउन के पहले हफ्ते में वो करना था, ताकि ये जो जितने भी करोड़ों माइग्रेंट वर्कर्स का जो हाल हुआ है, बदहाली हुई है, कि वो भूख से मर रहे हैं या वो चल के मर रहे हैं, या वो नहीं होता। और रेल की व्यवस्था पहले लॉकडाउन की पहले सप्ताह में क्यों नहीं की गई? ये केंद्र सरकार का फैसला, ये रेल मंत्री अकेला भी कुछ नहीं कर पाता। तो हमारा ये मानना है कि रेलों की सेवाओं की व्यवस्था जो की गई वो बहुत बाद में की गई, इतने बाद में कि तीसरे चौथे लॉकडाउन के बाद जब आप सब खुलने लगेगा आहिस्ता आहिस्ता, चौथे लॉकडाउन में अब यह है कि लेकिन मजीद जी, जैसे जो ये सवाल आप पॉइंट वाइज उठा रहे हैं, यही सवाल तो प्रफुल्ल पटेल को उठाने चाहिए थे। अब वो तारीफ कर रहे हैं तो भाई अब समझ नहीं आ रहा है कि भाई ये पार्टी का कौन सा स्टैंड है, कि भाई ये सही काम है रेलवे का या बुरा काम है। और ये जो तैयारी की आप बात कर रहे हैं, इन्हीं बातों को कहना चाहिए था फिर तो उनको भी। मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने ट्रेनों को लेकर रेल मंत्री पीयूष गोयल पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। जिस तरीके से रेल मंत्री ने एक पूरा सोशल मीडिया के माध्यम से, अपने वक्तव्य के माध्यम से इसको एक राजनीतिक रंग देने का काम किया है, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। रेल मंत्री खुद भी जानते हैं कि जो राज्य होते हैं उनसे कहा जाता है हर जो पैसेंजर है उसकी लिस्ट दी जाए, उनके नाम के साथ, उनका पते के साथ, उनके हेल्थ सर्टिफिकेट के साथ। आप कहते हैं आधे घंटे के अंदर ही सब दे दिया जाए, ये मैं मानती हूँ कि ये राजनीति करना है और ना ही सेंटर स्टेट कोऑपरेशन के अंतर्गत आता है और एक पॉलिटिकल रंग लाता है। हम बस यही मांग कर रहे हैं कि अधिक से अधिक ट्रेन महाराष्ट्र से चलें, और अगर उसमें पूरी लिस्ट बनाने में राज्य को समय लग रहा है तो वो समय रेल मंत्री को बाकायदा देना चाहिए। आप ये रातों रात मांग कर लें, ये कोई फरमान जारी करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे कोऑपरेशन की स्पिरिट जो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं, उसको करना ध्यान में रखना जरूरी है। और उधर महाराष्ट्र में श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के मुद्दे पर चल रही सियासत के बीच रेलवे की तरफ से बयान जारी कर कम ट्रेनें उपलब्ध कराने के आरोप को खारिज किया गया है। रेलवे की तरफ से जारी बयान के मुताबिक महाराष्ट्र की मांग पर रेलवे ने 1 मई से 23 मई तक कुल 520 श्रमिक ट्रेनें चलाई। इन ट्रेनों के जरिए अब तक 7 लाख प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुंचाया गया, जबकि महाराष्ट्र सरकार की तरफ से पूरी तैयारियां न होने की वजह से 65 ट्रेनों को रद्द करना पड़ा। रेलवे के नोडल ऑफिसर और महाराष्ट्र के नोडल अधिकारी ट्रेनों को लेकर संपर्क में रहते हैं। रेलवे ने महाराष्ट्र के अलग अलग जगहों से 125 ट्रेनें चलाने की योजना बनाई थी, लेकिन महाराष्ट्र सरकार की तरफ से अभी तक यात्रियों की जरूरी लिस्ट नहीं मिली है। नासिक, धुले, अकोला और अमरावती जैसी जगहों से भी ट्रेन की मांग नहीं आई है। माजिद जी, अब बताइए क्या करें? वो बोल रहे हैं कि लिस्ट नहीं आई है, लेकिन लिस्ट ना आने से पहले भी आप कह रहे थे कि नहीं दी गई हैं ट्रेन्स। वो कह रहे हैं कि हमने जबरदस्त ट्रेनें दी है, 520 ट्रेन अभी तक दे चुके हैं। श्रमिक ट्रेनों की बात कर रहे हैं वो, तो मतलब ये सिर्फ सियासत के लिए है या वाकई फैक्ट सही है? मेरा ये मानना है कि इस संकट को आप राजनीतिक रंग न दें, न हम देना चाहते हैं न आप दें। मीडिया का भी ये कर्तव्य है, क्योंकि ये सारे देश की, अपने गरीबों की जान का सवाल है, लाखों करोड़ों लोगों की व्यवस्था के बारे में करना है। रेल मंत्री ने अपना काम किया, जब रेलें छोड़ी गई तो रेल के जरिए लाख लोगों को यहाँ से वहाँ पहुँचाया गया। उसमें रेल मंत्री की अगर प्रफुल्ल भाई ने तारीफ की है तो कोई गलत नहीं है, मगर कहने का मकसद ये है कि सारा जी आप ये बात समझाएंगे फिर प्रियंका चतुर्वेदी की पार्टी को और कांग्रेस पार्टी को भी कि भाई रेलवे अच्छा काम कर रहा है? नहीं यार, रेलवे वहाँ रुकिए मत ना, आप पूरी बात सुन ले, तब तो आप सच्चाई तक पहुंचेंगी। पूरी बात सुन ले आप कि रेल की व्यवस्था केंद्र सरकार ने बहुत पहले करनी चाहिए थी, नंबर 1। नंबर 2, रेल की व्यवस्था करने से पहले राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यों के दूसरे कंसर्न अथॉरिटीज है, उनसे कंसल्टेशन के बाद वो करना चाहिए था और वक्त के पहले करना चाहिए था। बड़ा विलंब हुआ है इसमें, कम ट्रेनें चली हैं, ये बात सही है। उद्धव ठाकरे जो कह रहे हैं कि ट्रेनें कम चली हैं, हम भी ये कह रहे हैं ट्रेनें कम चली हैं। पीयूष जी ये कहेंगे कि महाराष्ट्र अकेला राज्य नहीं है, देश में बहुत सारे राज्य हैं, सब जगह ट्रेनें पहुंचानी है। तो ये दोनों तरफ से आप लड़ाने की बात ना करें,
कि ये विवाद चल रहा है या राजनीति चल रही है या सरकार, ऐसा नहीं है। केंद्र और राज्यों के दरमियान जो तालमेल की आवश्यकता है, वो तालमेल के जरिए इन पीड़ित मजदूरों को, जो बेचारे चल चल के मरे हैं, जो कुचल के मरे हैं, जो ट्रकों में मरे हैं, वो शायद रोका जा सकता था, वो नहीं हुआ, जिसकी वजह से हम लोगों ने कोई टिप्पणी की। मजीद जी, आप दोनों नावों में सवार हो रहे हैं। आप ये भी कह रहे हैं कि बहुत अच्छा काम हुआ है, वहीं दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि ट्रेनों की कमी भी है। तो ये दोनों स्टैंड के साथ ना तो आप सही से विरोध भी कर पाएंगे और ना ही कोई आप चीज हासिल कर पाएंगे। मुझे तो ये स्थिति दिख रही है। बहरहाल गोरखपुर जाने वाली श्रमिक ट्रेनों से कुछ प्रवासी मजदूर लखनऊ में उतरे हैं, जिनकी थर्मल स्क्रीनिंग की गई, साथ ही उनका नाम और पता भी नोट किया गया। मजदूरों ने बताया कि ट्रेन में उनको खाना भी मुहैया करवाया गया। उत्तर प्रदेश में रोजाना कई दर्जन ट्रेनें आ रही हैं। रेलवे स्टेशन चारबाग है, आप देखिए यहाँ पर जो भी श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से आ रहे हैं, पहले उनकी चेकिंग की जा रही है, उनका नाम बाकायदा नोट किया जाता है, अनाउंस किया जाता है कौन किस जिले का है, बाकायदा आप देखिए वो उनकी पूरी तैयारी की जाती है। कहाँ वो यहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं आप? तो आप देखिए यहाँ जो इनको अलाउंस है वो किया जा रहा है। आप देखिए मजदूर जो हैं वो लाइन से यहाँ पर आते दिख रहे हैं, इनको भोजन की व्यवस्था यहाँ की जा रही है बाकायदा। जो लोग हैं, कहाँ से आ रहे हैं आप? जी मुंबई से। मुंबई से आ रहे हैं। खाने पीने मिला वहाँ? मिला। यहाँ तो रास्ते में मिला, वहाँ के पूछ रहे हैं? वहाँ भी मिला। कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत। आप कहाँ से आ रहे हैं? मुंबई से। मुंबई से। सारे लोग बॉम्बे से आ रहे हैं? सर मुंबई से। व्यवस्था थी बॉम्बे? हाँ व्यवस्था थी। हाँ व्यवस्था थी। तो यूपी सरकार ने किया, बॉम्बे की पूछ रहा हूँ। बम्बे का ही बता रहा हूँ। हाँ सर बोलिए। कहाँ से? बम्बई से आया। मुंबई से आ रहे हैं। तो देखिए आप पूरी लाइन, तो देखिए ये पूरी लाइन से यहाँ लोग यहाँ पर मौजूद हैं। देखिए बच्चे हैं, जो महिलाएं हैं, वो बहुत सारे लोग हैं। अनिला जी, देखिए मजीद मेमन जी ने भी ये साफ कह दिया है कि भाई आप अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ट्रेनों की कमी है और इस बात को आपको मानना पड़ेगा। नहीं देखिए, पहले तो मैं माजिद साहब को भी, आपको भी और आपके चैनल के माध्यम से सभी को ईद की मुबारकबाद देती हूँ। और दूसरी बात ये है कि बार बार माजिद साहब अपनी बातों में तारीफ कर जा रहे थे रेलवेज की, परंतु फिर शायद याद आ जा रहा होगा कि मैं यहाँ पर रेलवेज की तारीफ करने के लिए नहीं बैठा हूँ। मैं यहाँ पर ये याद दिलाना चाहूंगी कि अगर मैं महाराष्ट्र की बात करती हूँ तो महाराष्ट्र में मैक्सिमम जो श्रम सेवक हैं वो उत्तर प्रदेश से आते हैं। तो हमारे उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री जी हैं उनको तो बहुत चिंता थी कि किस प्रकार से अपने श्रमिकों को हम वापस लेकर आए। तो वो प्रेफर कर रहे थे कि भी ट्रेनें जो हैं शुरुआत करो, और हम तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जो है वो चाह रहे थे कि महाराष्ट्र में ज्यादा से ज्यादा ट्रेन के लिए रिक्वेस्ट आए, जिससे कि हम भेजें और उत्तर प्रदेश में, बिहार में, मध्य प्रदेश में यहाँ के जो वहाँ पे श्रम सेवक फंसे हुए हैं वो वापस आ सके। परंतु यही बात जो है उद्धव ठाकरे जी भी समझ रहे थे और शायद उनको यही इंस्ट्रक्शंस मिल रहे थे कि ये लोग जो हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश दावा तो ये भी किया जा रहा है कि 7 लाख प्रवासी जो है महाराष्ट्र से वो अपने घरों तक पहुंच गए हैं। इसमें सच्चाई कितनी है मुझे नहीं मालूम, लेकिन अभिषेक कुछ कहना चाह रहे हैं। अभिषेक, देखिए इसमें 3 चीज़ें महत्वपूर्ण तरीके से समझनी होगी। पहला ये कि मजीद मेमन जिस तरीके से कह रहे हैं उसमें महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि वो ट्रेनें देरी से मिलने का विरोध कर रहे हैं, ट्रेनें चालू होने के बाद का विरोध नहीं कर रहे हैं। जो एनसीपी की लाइन है लगातार, उनको अगर आपने सुना होगा तो उन्होंने कहा है कि ट्रेनें जो बाद में देनी शुरू की केंद्र ने चौथे लॉकडाउन में, उसको पहले देना चाहिए था। यानी ट्रेनें मिलने के बाद एनसीपी को कोई दिक्कत नहीं है, जो एनसीपी की लाइन है और खास करके प्रफुल्ल पटेल ने जो कहा है। दूसरी महत्वपूर्ण चीजें यह है कि ट्रेनों के मिलने के बाद भी यहाँ पर लिस्ट बनाने में जो राज्य सरकार की तरफ से या राज्य पुलिस की तरफ से या राज्य प्रशासन की तरफ से जो देरी हो रही है, उसकी वजह यह है कि अभी भी उनको कंपाइल नहीं किया जा सका है। लगातार कंपाइलेशन का काम नहीं, लेकिन अगर अभिषेक कंपाइल नहीं किया गया है तो भी तो ये भी तो किया जा सकता है कि भाई अगर नहीं भी सूची मिल रही है तो एक मोटा मोटी आंकड़ा जुटाकर भी ट्रेनें मंगवाई जा सकती है। ये तो किया जा सकता है और ये कोऑर्डिनेशन दोनों की तरफ से होना चाहिए, ये उम्मीद होनी चाहिए। उधर उत्तर प्रदेश सरकार ने भी महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा है। यूपी सरकार के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया है, अपने खून पसीने से महाराष्ट्र को सींचने वाले कामगारों को शिवसेना कांग्रेस की सरकार से
सिर्फ छलावा ही मिला। लॉकडाउन में उनसे धोखा किया, उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया और घर जाने को मजबूर किया। इस अमानवीय व्यवहार के लिए मानवता उद्धव ठाकरे को कभी माफ नहीं करेगी। अपने घर पहुंच रहे सभी बहनों भाइयों का प्रदेश में पूरा ख्याल रखा जाएगा। अपनी कर्म भूमि को छोड़ने के लिए मजबूर करने के बाद उनकी चिंता का नाटक मत कीजिए। सभी श्रमिक कामगार बंधु आश्वस्त हैं कि अब उनकी जन्मभूमि उनका हमेशा ख्याल रखेगी। शिवसेना और कांग्रेस आश्वस्त रहे। यही नहीं, शिवसेना नेता संजय राउत को भी जवाब दिया है और लिखा है, संजय राउत जी, एक भूखा बच्चा ही अपनी मां को ढूंढता है। यदि महाराष्ट्र सरकार ने सौतेली मां बनकर भी सहारा दिया होता तो महाराष्ट्र को गढ़ने वाले हमारे उत्तर प्रदेश के निवासियों को प्रदेश वापस न आना पड़ता। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने भी ट्वीट किया है, सभी राज्यों के सहयोग की अपील की है। उन्होंने लिखा है कि मुझे ये बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि रेलवे ने 3000 से ज्यादा श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का सफल परिचालन किया है और देश के विभिन्न हिस्सों से प्रवासी श्रमिकों को अपने गृह राज्य पहुंचाया है। मैं सभी राज्यों से एक बार फिर अपील करता हूं कि रेलवे का सहयोग करें और अपने श्रमिक भाइयों की मदद करें। महाराष्ट्र के मंत्री असमल शेख ने पीयूष गोयल पर राजनीति का आरोप लगा दिया है। पीयूष गोयल जी, ये जो 3 लाख से ज्यादा लोग जो मुंबई शहर से जा चुके हैं, ये बगैर लिस्टिंग के जा चुके हैं क्या? बगैर डेस्टिनेशन के जा चुके हैं क्या? कहाँ जाना है उसके लिस्ट दिए बगैर इनको पहुंचाया गया क्या? हमारे कांग्रेस की तरफ से मैं भी आपको मेरे मोबाइल में बता सकता हूं कि हमारे मुंबई शहर में कौन से पुलिस स्टेशन में कौन से जिले में जाने के लिए कितने लोग हैं। यानी हमारे पास, हम लोगों ने हमारी तरफ से जो है वो 1200 की लिस्ट जो है वहाँ पे दी हुई है आपके रेलवे डिपार्टमेंट को कि आप गाड़ियाँ लगाओ ताकि इनको भेज सकें। ये रही गोरखपुर की लिस्ट, आप जरा जूम करेंगे तो आपको दिखेगी। इसके अंदर गोरखपुर की लिस्ट है, इसमें कानपुर की लिस्ट है, लखनऊ की लिस्ट है, इसके अंदर जौनपुर की लिस्ट है। ऐसे करके ऐसे 1200 यानी एक ट्रेन के अंदर इतनी ज्यादा संख्या में लिस्टें हमारे पास तैयार है, आपके रेलवे डिपार्टमेंट में दी हुई है। आप रात को 12 बजे बोलेंगे लिस्ट देने, ये ठीक नहीं है। मेहरबानी करके जो माइग्रेंट वर्कर है ये अपने घर पहुंच जाए, उसके ऊपर हम चिंता करें तो ज्यादा बेहतर होगा। मजीद मेमन जी, महाराष्ट्र की सरकार पर योगी आदित्यनाथ ने सीधा हमला किया। उन्होंने कहा है कि प्रवासी मजदूरों के साथ सौतेला बर्ताव किया जा रहा है वहां पर। देखिए, योगी जी के इस बयान को समझना बड़ा कठिन है। राजनीति खेलता है कोई मुख्यमंत्री तो वो भले ही खेले। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को बड़े आदर से मैं कहना चाहूँगा कि अगर वो राजनीति किसमें खेलना चाहते हैं तो खेल लें, मगर सच्चाई ये है कि आप ये बताइए कि लॉकडाउन के दौरान मुंबई जैसा शहर या पुणे जैसा शहर या नागपुर जैसा शहर जहाँ रुझान आबादी है, वहाँ इतने सारे उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग मौजूद थे लॉकडाउन से पहले। वो सारे तो आपके पास जब काम बंद होगा तो वो अपने घर जाने के ही सोचेंगे, वो कहीं और तो नहीं जाएंगे। तो आप सौतेला व्यवहार की क्या बात करते हैं? क्या आप उद्धव जी से ये एक्सपेक्ट करते थे कि वो लॉकडाउन होने के बाद भी उनको संभालते रहे, उनकी दुकानें चलाते रहे? ये संभव नहीं था। बेकार तो वो हो ही गए लॉकडाउन से। सारे देश के हर राज्य में ये परिस्थिति थी। लेकिन महाराष्ट्र में चूंकि बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश से बहुत सारे यानी अनगिनत लोग यहाँ आए हुए थे और जिनको वापस जाना था, इसलिए हमारी परिस्थिति, हमारी कठिनाइयां जो है उत्तर प्रदेश से आउटफ्लो नहीं है, उत्तर प्रदेश में इनफ्लो है, महाराष्ट्र से आउटफ्लो है। ये योगी जी को समझना चाहिए। वो आरोप लगा रहे हैं उद्धव ठाकरे पर एक राजनीतिक दृष्टि से कि सौतेली माँ का व्यवहार और दूध पीता बच्चा। मैं समझता हूँ उनके बयान का कोई अर्थ नहीं निकलता। अनिला जी। जी, देखिए, अभी माजिद साहब ने भी उस चीज को एग्री कर लिया, मान लिया जो योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं। अभी इन्होंने कहा, ये माना जो कि मैंने शुरुआत में कहा कि उत्तर प्रदेश के और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार और खासतौर से बिहार और उत्तर प्रदेश से बहुत ज्यादा श्रम सेवक महाराष्ट्र में कार्य करते हैं। ठीक है, अभी इन्होंने कहा कि लॉकडाउन हो गया तो इन लोगों को उत्तर प्रदेश, बिहार यहाँ जाना था। ये आउटफ्लो था, इनफ्लो हम नहीं कर सकते थे। आउटफ्लो हमें पता है माजिद साहब कि ये हमारे प्रदेश में वापस आना चाहते हैं, इसलिए लगातार जो कोशिशें की गई हैं वहां पर ट्रेनें भेजने की, बार बार जो विनती की जा रही थी उद्धव ठाकरे जी से कि आप अपनी रिक्वेस्ट भेजिए,
एक जो अभी प्रियंका चतुर्वेदी जी ने जो बाइट दी है, जो वो कह रही थी कि क्या है अनिला जी, इस बात पर मैं साफ ये कहना चाहती हूँ कि लिस्ट की तैयारी उधर से हो या ना हो, इधर से ना हो, लेकिन ट्रेनें भेजी जानी चाहिए, जितनी ज्यादा हो उतनी भेजी जानी चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र में बिहार और उत्तर प्रदेश का मजदूर बहुत बड़ी संख्या में है और इसके लिए आप लोगों को एक बेहतर कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा। वो आप तब करेंगे और उसके बाद ही ये मजदूर वहां पहुंच पाएंगे। इस बात को समझने की आवश्यकता है। आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। मजीद मेमन जी आपका और अनिल जी आपका। अभिषेक आपके पास हम अपडेट्स के लिए आते रहेंगे। इधर मौलाना साद से जुड़े 5 करीबियों के पासपोर्ट क्राइम ब्रांच ने जब्त किए हैं। इन सभी पर केस दर्ज है। बताया गया है कि इन सभी के देश छोड़ने पर भी पाबंदी है। ये 5 वही लोग हैं जिनकी मरकज के हर मामले में रजामंदी जरूरी होती है, तो जांच होने तक 5 को देश नहीं छोड़ने देने का आदेश दिया गया है और इसके तहत पासपोर्ट क्राइम ब्रांच ने इनके जब्त कर लिए हैं। इन सभी पर केस दर्ज है और पाबंदी है देश छोड़ने पर। ये वही 5 लोग हैं जिनकी मरकज के हर मामले में रजामंदी पूछी जाती थी, इनकी सहमति ली जाती थी। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के सूत्रों से आई है बड़ी खबर। बड़ी खबर यह है कि दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने मौलाना साद के 5 करीबियों के पासपोर्ट जब्त किए हैं। ये पासपोर्ट इसलिए जब्त किए गए हैं कि क्राइम ब्रांच को ये खबर लग चुकी थी कि ये 5 लोग जो मौलाना साद के नज़दीकी हैं, परिवारीजन हैं, ये लोग देश छोड़कर जा सकते हैं, जिसकी वजह से इनकी सभी के पासपोर्ट जब्त किए गए हैं। ये काफ़ी नज़दीकी हैं और मरकज़ से जुड़ी हर जानकारी मौलाना साद इनके साथ शेयर करता था और यही वजह है कि क्राइम ब्रांच की जो टीमें हैं वो लगातार मरकज आती रही हैं। साथ ही इस पूरे मामले में एक बड़ी खबर ये भी है कि विदेशी जमातियों पर भी शिकंजा कसा गया है। 916 विदेशी जमातियों के खिलाफ चार्जशीट दायर करने की तैयारी कर रही है दिल्ली पुलिस और ये बहुत जल्दी ही तैयारी होगी, क्योंकि वीजा नियमों के उल्लंघन का आरोप है। सभी के पासपोर्ट और दूसरे दस्तावेज जो है वो जब्त किए गए हैं। टूरिस्ट वीजा पर ये लोग आए थे और 67 देशों से मरकज में आए थे। तो कुल मिला के क्राइम ब्रांच की टीमें इन पूरी कड़ियों को जोड़कर अब अपनी नई जो जांच है वो शुरू कर रही है और इसको लेकर अब जल्द ही चार्जशीट भी दायर करने की बात की जा रही है, जो विदेशी जमातियों को लेकर होगी। दिल्ली पुलिस तबलीग से जुड़े 916 विदेशी जमातियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करेगी। इन सभी पर वीजा नियमों की अनदेखी का आरोप है। इन सभी विदेशी जमातियों के पासपोर्ट भी जब्त कर दिए गए हैं। इन सभी विदेशियों पर टूरिस्ट वीजा पर आने के बाद धार्मिक गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। 916 विदेशी जमाती 67 देशों से आए थे। इन सभी का क्वारंटीन खत्म हो चुका है। देश में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 1,38,845 पहुंच चुकी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड 6,977 मरीज सामने आए हैं, जो 24 घंटे में मरीजों की अब तक की सबसे ज्यादा संख्या है। वहीं 24 घंटे में कोरोना के 154 मरीजों की मौत के साथ ही कोरोना की वजह से हुई मौत का आंकड़ा 4,021 तक पहुंच चुका है। दिल्ली में कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 14,000 के पार पहुंच गया है। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 635 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि 15 मरीजों की मौत हो गई है। तो ये इस वक्त की सबसे अहम खबर है जो कि दिल्ली से आ रही है। दिल्ली में इस वक्त कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 14,000 के पार पहुंच गया है। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 635 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि 15 मरीजों की मौत हो गई है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के मंत्रिमंडल के एक मंत्री कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। जानकारी ये भी है कि कोरोना पॉजिटिव पाए गए मंत्री उद्धव सरकार में कांग्रेस के कोटे से मंत्री हैं। कोरोना पीड़ित मंत्री 5 दिन पहले मुंबई से नांदेड़ भी गए थे। फिलहाल उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तो ये खबर आ रही है महाराष्ट्र सरकार से जुड़े मंत्री की, जिनके कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी है। कांग्रेस के कोटे से ये मंत्री बताए जा रहे हैं। कोरोना पीड़ित मंत्री 5 दिन पहले मुंबई से नांदेड़ भी गए थे। फिलहाल उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। महाराष्ट्र कोरोना के मामलों में सबसे पहले पायदान पर लगातार बना हुआ है। वहां की स्थिति काफ़ी ख़राब है और ऐसे में विमान की भी सेवाएं शुरू की गई हैं। ट्रेनों की भी जो रफ्तार है वो बढ़ाने की कोशिशें की जा रही है, लेकिन लगातार महाराष्ट्र में ये आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं।